नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अजय मंजू। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणातीस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम खेलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। खेल हमने पढ़ लिया, कल हमारा क्रिकेट है जो पूरा हो गया था। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे खो खो। खो खो के बारे में हम आज पढ़ेंगे। खो 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 एक अच्छा खेल है, लोकप्रिय खेल है। तो इसकी यह एक भारतीय खेल है। इसकी शुरुआत भारत में मानी जाती है। यह एक भारतीय खेल है। क्या ये एक भारतीय खेल है जिसका उद्गम महाराष्ट्र से माना जाता है, क्योंकि ये इसे महाराष्ट्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कहाँ पर मानी जाती है? महाराष्ट्र में। खो खो का उद्गम महाराष्ट्र में माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है इसके उद्गम में? महाराष्ट्र में माना जाता है। इस खेल का वर्णन धर्मशास्त्र में मिलता है। किस कहाँ पर मिलता है? धर्मशास्त्र में इसका वर्णन है जो मिलता है। धर्मशास्त्र में मिलता है। कहाँ पर मिलता है इसका शास्त्र? वर्णन किस में किया गया है? धर्मशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। खो खो शब्द क्या है? खो शब्द कहाँ से लिया गया? खो खो, तो खो खो संस्कृत के शु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खड़े हो और जाओ। खो शब्द संस्कृत के शु से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत के शु शब्द से इसका जो नाम लिया गया है, जिसका अर्थ है खड़े हो और जाओ। जिसका अर्थ है खड़े हो और जाओ। क्या इसका अर्थ है? खड़े हो और जाओ। किसका? खो शब्द का मतलब है खड़े हो और जाओ। बड़ौदा के हनुमान व्यायाम प्रचारक ने इस खेल का को आधुनिक स्वरूप दिया। किसने दिया? बड़ौदा के हनुमान व्यायाम प्रसारक है जिन्होंने इस खेल का आधुनिक स्वरूप दिया। बड़ौदा के हनुमान व्यायाम प्रसारक ने क्या किया? इस खेल को आधुनिक स्वरूप दिया। स्वरूप दिया। क्या दिया? आधुनिक खेल स्वरूप इसे दिया गया हनुमान व्यायाम प्रसारक ने, जिसे हम HYPM के नाम से भी जानते हैं। HP HYPM के नाम से हमें जानते हैं। 1910 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल तथा पूना के जिमखाना जिमखाना क्लब द्वारा इस खेल का नियमों का निर्माण किया गया था। क्या हुआ कि 1914 ईस्वी में
अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल एवं पूना के जिमखाना क्लब ने इस खेल को नियमों का निर्माण किया था। 14 में अखिल भारतीय शिक्षा एवं पूना के जिमखाना क्लब ने खेल के नियमों का वर्णन किया। क्या हुआ? 1980 में अखिल भारतीय शिक्षा एवं पूना के जिमखाना क्लब द्वारा इस खेल के नियमों का निर्माण किया गया वर्णन किया गया था। इसके बाद 1936 में बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन के रूप में शामिल हुआ। कब हुआ? 1936 में बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन के रूप में शामिल हुआ। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन के रूप में शामिल हुआ। कब हुआ? 1936 में बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन के रूप में शामिल हुआ था। इसके बाद खो खो तथा कबड्डी अभी तक ओलंपिक में शामिल नहीं किए गए हैं, हिस्सा नहीं है। खो खो और कबड्डी को अभी तक ओलंपिक का हिस्सा नहीं माना गया है। कबड्डी है खो खो को अभी तक ओलंपिक का हिस्सा नहीं माना गया। क्या नहीं हुआ? अभी तक कबड्डी और खो खो को ओलंपिक का हिस्सा नहीं माना गया। इसके बाद 1955 में भारतीय खो खो महासंघ का गठन हुआ था। कब हुआ? 1955 में भारतीय खो खो महासंघ का गठन हुआ था। 1955 में भारतीय खो खो महासंघ का गठन हुआ। कब हुआ? 1955 में खो खो महासंघ का गठन हुआ था। इसके बाद 1987 में एशियन खो खो फेडरेशन का गठन हुआ। एशियन खो खो फेडरेशन का गठन हुआ था। कब? 1987 में अंदर। एशियन फेडरेशन का गठन हुआ। क्या हुआ? 1987 के अंदर एशियन खो खो फेडरेशन का गठन जो हुआ था। 1960 में प्रथम बार राष्ट्रीय पुरुष खो खो प्रतियोगिता का आयोजन विजयवाड़ा में हुआ था। 1960 में। उन्नीस सौ साठ में प्रथम बार भारतीय पुरुष खो खो का आयोजन हुआ। क्या हुआ? 1960 में प्रथम बार भारतीय पुरुष खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। वो कहाँ हुआ था? विजयवाड़ा के अंदर हुआ था। कहाँ? विजयवाड़ा में प्रथम बार खो खो का आयोजन हुआ। पुरुष खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसके बाद 1961 में
प्रथम महिला खो खो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ? सर में प्रथम महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ? क्या हुआ? 1961 के अंदर प्रथम महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। वो कहाँ था? कोल्हापुर। कोल्हापुर के अंदर आयोजन हुआ था। इसके बाद 1996 में प्रथम एशियन खो खो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। 1996 के अंदर प्रथम एशियन खो खो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। प्रथम एशियन खो खो का आयोजन हुआ। क्या हुआ? 1996 के अंदर प्रथम बार एशियन एशियन खो खो का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ? ये कलकत्ता के अंदर हुआ था। क्या कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता में एशियन खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इसमें 5 देशों ने भाग लिया और 5 देशों ने भाग लिया था। 5 देशों ने भाग लिया। क्या हुआ? 5 देशों ने इसमें भाग लिया। पैराफेट्स पर खेला गया था। इसमें 5 देशों ने भाग लिया था। 5 देशों ने भाग लिया था। पैराफेट्स पर खेला गया। कहाँ खेला गया? टेलफैक्स पर इसे खेला गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राउंड के बारे में। पढ़ते हैं अब आगे ग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। ग्राउंड का माप पूर्व पश्चिम दिशा। मैदान का माप पूर्व पश्चिम दिशा। पूर्व पश्चिम दिशा। सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। यहाँ क्या जाएगा? सीनियर, जूनियर। यहाँ पे आ गया सब जूनियर। ये तो सीनियर जूनियर का ग्राउंड का माप होगा इधर, और यहाँ पे सब जूनियर का माप होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लंबाई। लंबाई तो सीनियर जूनियर की लंबाई, ग्राउंड की लंबाई होगी वो 27 मीटर। और सब जूनियर की बात करें तो उसकी लंबाई होगी 23 मीटर। इसकी लंबाई हो जाएगी। इसके बाद चौड़ाई बढ़ेगी तो चौड़ाई इसकी 16 मीटर और इधर हो जाएगी 14 मीटर। 16 मीटर, 14 मीटर। इसके बाद फ्री जोन। फ्री जोन में इधर होगा 1.5 और इधर होगा 1.5। ये सेम सेम होगा। 1.5, 1.5, 1.5 मीटर होगा यहाँ पर। ये भी मीटर होगा। इसके बाद पढ़ते हैं प्रथम ब्लॉक। प्रथम है ब्लॉक।
2.55 मीटर, 2.15 मीटर प्रथम ब्लॉक है जो इसका होगा। इसके बाद सेंटर लाइन अन्य अन्य ब्लॉक होगा, अन्य ब्लॉक इसका होगा 2.30 मीटर और 1.90। दो पॉइंट तीस मीटर, इधर होगा 2.90 मीटर इसका है जो 2 पॉइंट नहीं 1.90 होगा यहाँ पर। सब जो इनका 1.90 है जो अन्य ब्लॉक है होगा। इसके बाद सेंटर लाइन, सेंटर लाइन है जिसकी होगी 24 इंटू 30 सेंटीमीटर, 24 मीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इसकी सब सीने जूने की हो जाएगी। और इसकी इधर हो जाएगी 20 मीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, मीटर इंटू 30 सेंटीमीटर जो इसकी सेंटर लाइन है जो हो जाएगी। इसके बाद क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन मैं इधर लिख देता हूँ, इसकी क्रॉस लाइन में यहाँ पर लिख देता हूँ। क्रॉस लाइन, इसकी क्रॉस लाइन कितनी हो जाएगी, वो भी 16 मीटर इंटू 35 सेंटीमीटर, 16 मीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी क्रॉस लाइन। इसके बाद इधर होगा 14 इंटू 30 सेंटीमीटर, इधर होगा 14 इंटू 30 सेंटीमीटर, 14 इंटू 30 सेंटीमीटर। इसके बाद एक और बचता है सीटिंग बॉक्स, 35 इंटू 30 सीटिंग बॉक्स, सीटिंग बॉक्स इसका क्या होगा 35 इंटू 30 सेंटीमीटर, 35 इंटू 30 सेंटीमीटर। इसके बाद इधर होगा 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 सेंटीमीटर इसका सीटिंग बॉक्स है जो होगा। तो ये खो खो का कुछ ग्राउंड के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब हम आगे आगे भी ग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं, लाइन की मोटाई चौड़ाई सब जो हमें पढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं 8 सीटिंग बॉक्स होते हैं। खो खो में आपने देखा ही होगा कुछ इस तरह 8 सीटिंग बॉक्स होते हैं। कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सीटिंग बॉक्स होते हैं। इधर पोल लगा होता है, एक ही साइड पोल लगा होता है। ग्राउंड तो आपने खो खो का देखा ही होगा। इसमें 8 सीटिंग बॉक्स होते हैं, इसमें 8 खिलाड़ी बैठते हैं। 8 खिलाड़ी यहाँ पर बैठेंगे, एक इधर मुंह करके बैठेगा, एक इधर मुंह करके, फिर एक इधर, फिर इधर, फिर एक इधर, इधर, इधर और ऐसे। इस प्रकार 8 खिलाड़ी है जो सीटिंग बॉक्स में बैठते हैं। और एक खिलाड़ी विकेट 3 को खिलाड़ी को पकड़ता है। खिलाड़ी खो खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं, तो एक खिलाड़ी यहाँ से खो खो की शुरुआत करेगा। 8 खिलाड़ी सीटिंग बॉक्स में बैठ जाएगा और एक खिलाड़ी खो खो की शुरुआत करेगा जो विपरीत खिलाड़ी को, विपरीत टीम के खिलाड़ी को पकड़ता है। तो यहाँ से इसने इस खिलाड़ी की टीम में 8 जने यहाँ पर बैठ गए और 9वां खिलाड़ी यहाँ से भागेगा और यहाँ पर उस खिलाड़ी को पकड़ेगा। वो यहाँ पर ये खिलाड़ी बैठे उसको खो देगा, क्या देगा, खो करेगा। और ये फिर ये वाला खिलाड़ी जो पहले भाग रहा था वो यहाँ उस जगह पर बैठ जाएगा और जो बैठा था वो खड़ा होकर आगे उस खिलाड़ी को पकड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार ये खो खो का मैदान में खिलाड़ी खेलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे लाइन की चौड़ाई, लाइन की लाइन की चौड़ाई, लाइन की चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी लाइन की चौड़ाई होती है। और लाइन की लोबी, तो साइड लोबी भी होती है, यहाँ पर साइड लोबी होती है उसकी जो कितनी मीटर होती है थोड़ी
1.5 मीटर। लोबी 1.5 मीटर चौड़ी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोल। पोल की ऊंचाई। पोल की ऊंचाई होती है 120 से 125 सेंटीमीटर और व्यास होता है उसका 10 मीटर। पोल की ऊंचाई। पोल की ऊंचाई जिसमें से एक यह 120 से 125 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और व्यास होता है इसका 10 सेंटीमीटर इसका व्यास है जो होता है। इसके बाद में टीम में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? टीम में कुल खिलाड़ी तो खेलने वाले तो 9 होते हैं और कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? तो कुल खिलाड़ी 12 होते हैं। इसमें खेलने वाले 9 होते हैं। खिलाड़ी। कुल खिलाड़ी। कुल खिलाड़ी 12 होते हैं और खेलने वाले 9 खिलाड़ी होते हैं। हाँ, कितने होते हैं खेलने वाले खिलाड़ी? 9। और कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? वो होते हैं 12 खिलाड़ी। कुल चेंजर 8 तथा एक एक्टिव चेंजर होता है। कुल चेंजर कितने? 8 और एक्टिव चेंजर 1 होता है। कुल चेंजर तो 8 हो गए यहाँ पर, जो बैठने वाले 8 चेंजर हो गए। और एक्टिव। एक्टिव कौन रहता है? जो दौड़ता भागता है, जो 24 घंटे जो एक्टिव रहता है उसे तो हम एक्टिव चेंजर बोलते हैं। तो एक्टिव यही रहेगा शुरुआत में जो भागेगा, तो एक्टिव चेंजर 1 होगा। कुल चेंजर 8 होते हैं। एक्टिव चेंजर 1 होता है। क्या होता है? कुल चेंजर होते हैं 8 और एक्टिव चेंजर होता है 1। जो बैठे होते हैं, जो सेटिंग बॉक्स में बैठे होते हैं वो तो कुल 8 हो गए। कुल चेंजर होता 8 होते हैं और इसमें से एक्टिव 1 रहता है जो भागता है शुरुआत में, उसे एक्टिव चेंजर कहते हैं, तो वो होता है 1। तो इसमें पढ़ेंगे समय अवधि। समय अवधि कितनी होती है? तो 9 मिनट। समय अवधि कितनी होती है? 9 5 9 मिनट इसकी समय अवधि है जो होती है। इसके बाद अतिरिक्त समय होता है, वो भी 9 5 9 होता है। अतिरिक्त समय। समय कितना होता है? 9 5 9 अतिरिक्त समय जो होता है। इसके बाद सब जूनियर में समय अवधि। सब जूनियर में समय अवधि देखते हैं। सब जूनियर समय अवधि वो होती है 7 2 7। कितना होता है? 7 2 7 7 मिनट का पहला, फिर 2 मिनट का हाफ टाइम, फिर 7 मिनट का दूसरा हाफ। तो अतिरिक्त समय अवधि इसमें 7 2 7 होता है। अतिरिक्त समय 7 2 7। इसमें अतिरिक्त समय जो होता है। मैच में एक टीम में 2 पारी होती है। एक टीम मैच में 2 पारी होती है। रदर द्वारा 2 पारी केंद्र बनती है। एक मैच में 2 पारी होती है। कितनी पारी होती है? 2 पारी होती है। एक मैच में 2 पारी होती है। रनर तथा 2 पारी में चेंजर बनती है। रनर तथा
पारी चंद्र बंटी क्या है, एक मैच में दो पारी होती है जिसमें रनर तथा दो पारी चंद्र जो बनती है। अब निर्णायक की बात करें, खो खो खिलाएगा तो खेलेंगे तो कोई निर्णय करने वाला भी होगा। इसमें निर्णायक की बात करें तो एक रेफरी, दो अंपायर, एक टाइम कीपर और एक दो स्कोरर जो होते हैं। निर्णायक इसमें एक रेफरी, एक होगा रेफरी, दो होंगे अंपायर, दो अंपायर, दो होंगे अंपायर और एक होगा टाइम कीपर। और एक दो होंगे स्कोरर। इसमें कौन कौन से निर्णायक होते हैं, एक रेफरी, दो अंपायर, टाइम कीपर और स्कोरर। रेफरी को तो आप जानते होंगे जो मैच को खिलाता है। और अंपायर के बारे में आप जो बाद में रेफरी जो फैसला होना है देश के, जो रेफरी को जो निर्णय है वो समझ में आए तो दो अंपायर के हाथों में जाता है, तो अंपायर इसका फैसला करते हैं। टाइम कीपर का आपको पता है जो टाइम का ध्यान रखता है, समय का जो ध्यान रखता है। और स्कोरर का मतलब आपको स्कोर देने वाला होता है, स्कोरर बोलते हैं। जो स्कोरर की संख्या है दो होते हैं इसमें स्कोरर। तकनीकी क्या पढ़ेंगे, तकनीक, तकनीक तकनीक में सिंगल चेंज रनिंग डबल और चेन रनिंग पॉल टाइप ड्राइव बैक, तो कुछ इसमें तकनीक है, मतलब कौशल हो गई ये। तकनीक, तकनीक में सबसे पहले हमें सिंगल चेन रनिंग डबल, सिंगल चेन रनिंग डबल ड्राइव बैक हो, जंप बैक हो, तो ये कुछ है इसमें तकनीक आ गया। सिंगल सिंगल चेंज रनिंग डबल ड्राइव हो ड्राइव और बैक जो, तो इसमें अब पढ़ेंगे पुरस्कार। क्या पढ़ेंगे, पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। पुरस्कार, तो पुरस्कार में हम सबसे पढ़ेंगे एक लव्य पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार। सबसे पहले होगा एक लव्य पुरस्कार, ये दिया गया राष्ट्रीय पुरस्कार, इसे दिया गया राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दिया गया था। इसके बाद पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये दिया राष्ट्रीय महिला, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसे दिया गया, राष्ट्रीय महिला। अब पढ़ेंगे वीर अभिमन्यु पुरस्कार। अभिमन्यु पुरस्कार किसे दिया गया, राष्ट्रीय बालक, किसे दिया गया, राष्ट्रीय बालक। इसके बाद में जानकी पुरस्कार, क्या है, जानकी पुरस्कार, ये दिया गया राष्ट्रीय बालिका, इसे दिया गया राष्ट्रीय बालिका को यह पुरस्कार दिया गया। अब प्रथम अर्जुन पुरस्कार तो सुधीर भास्कर राव 1970 में। प्रथम अर्जुन पुरस्कार, प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो किसे दिया गया था, सुधीर भास्कर राव
भास्कर वीर भास्कर राव कब दिया गया? तो 1970 में ये पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? वीर भास्कर राव। कौन सा पुरस्कार दिया गया? अर्जुन पुरस्कार। इसके बाद 2020 में किसे दिया गया? काले सारिका सुधारकर। काले 2020 में किसे दिया गया था? काले सारिका सुधारकर। काले सारिका सुधारकर को ये पुरस्कार है जो दिया गया था। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? वो गोपाल पुरुषोत्तम फटके। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार तो गोपाल पुरुषोत्तम फटके। गोपाल पुरुषोत्तम फटके। कब दिया गया? तो वो दिया था सन 2000 के अंदर। 2000 में गोपाल पुरुषोत्तम फटके को पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वो था द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसी के साथ हमने खो खो के बारे में हमने पढ़ा। तो खो खो हमने आज पूरा पढ़ लिया। तो कल हम अगला गेम पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणातीश को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।